नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के ऊपर भूगोल के प्रभाव विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जाना था। तत्पश्चात उन भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति को हिमालय के पर्वतीय प्रदेश ने वो प्रभावित किया। उसके पश्चात हमने पश्चिमोत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित तंग रास्तों, जिन्हें दर्रे कहा जाता है, उन दर्रों के भारतीय इतिहास और संस्कृति पर प्रभाव के ऊपर चर्चा की थी। और तत्पश्चात हमने सिंधु और गंगा नदी तंत्र द्वारा निर्मित उत्तर भारत के विशाल उर्वर मैदानों ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया, उसके ऊपर भी चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम नदियों ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जो नदी तंत्र है या जो नदियां हैं, उन नदियों ने मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही बहुत अधिक प्रभावित किया। मानव सभ्यता का उद्गम ऐसा माना जाता है कि इन नदी घाटियों के किनारे ही हुआ था, और इस बात से संबंधित साक्ष्य या जो अवशेष है वो वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं कि जो प्रारंभिक मानव सभ्यताएं हैं वो इन नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई। वर्तमान समय में भी बड़े बड़े नगर महानगर जो हो विभिन्न नदियों के किनारे ही विकसित हुए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था इन नदियों के किनारे जीवन यापन की अनुकूल परिस्थितियों का मौजूद होना। हम सभी जानते हैं कि जल मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ नदियां ही एक प्रकार से है वो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती, सिंचाई के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि का विकास होता है, और कृषि के विकास के कारण ही उद्योगों का विकास होता है। परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। तो जो नदियां हैं, उन नदियों के किनारे समस्त मानव जीवन के लिए सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण ही जो प्रारंभिक मानव सभ्यताएं हैं वो इन नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई। इन नदियों ने ही सिंचाई की जो व्यवस्था थी या जो सिंचाई की जो सुविधा थी, उस सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण ही इन नदी घाटियों के किनारे जो मैदानी भाग थे उनमें पर्याप्त कृषिजन्य विकास हो, अर्थात कृषि का विकास हो। मानव द्वारा प्रारंभिक कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो नदी घाटियों के किनारे ही मिलते हैं, और कृषि के विकास के कारण ही मनुष्य है वो मानव सभ्यता में जो मनुष्य है वो एक स्थान पर टिक कर रह ना सका। अर्थात मनुष्य द्वारा जो अपने प्रारंभिक आवासीय बस्तियां बनाई वो नदी घाटियों के किनारे ही बनाई गई, और उसका सबसे बड़ा कारण था कृषि का विकास। कृषि के विकास के कारण ही मानव की आखेटक और संग्राहक की भूमिका समाप्त हुई, और वह एक स्थान पर टिक कर रहने लगा। कृषि के विकास के कारण ही उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता थी।
परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योग भी नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुए। उद्योगों तक है वो आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए यातायात और जो संचार के जो साधन थे, उनमें भी नदियों ने एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नदियों ने ही यातायात और संचार साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वो का निर्वहन किया। उद्योगों के विकास के कारण ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। बड़े बड़े व्यापारिक और वाणिज्यिक नगरों की स्थापना इन नदी घाटियों के किनारे ही स्थापना हुई और इन व्यापारिक नगरों के मध्य एक प्रकार से वाणिज्यिक व्यापारिक मार्गों की है वो खोज हुई, नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। इन नदियों ने भी एक प्रकार से यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका है का निर्वहन किया। हमें जो ऐतिहासिक कालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में भी हमें भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में है वो इन नदी तंत्रों से होकर जाने वाले जल मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन नदियों ने न केवल मानव सभ्यता के उद्गम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि नदियों ने है वो हमारे भारत की भूगोल जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमा है, उस राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमा का निर्धारण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का है वो निर्वहन किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नदियां हैं उनका न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इन नदियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को बहुत ही अधिक गहन रूप से प्रभावित किया। अगला है थार का मरुस्थल। देखिए, सिंधु और गंगा नदी तंत्र द्वारा निर्मित जो उत्तर भारत का जो उर्वर मैदानी भाग है, उस उर्वर मैदानी भाग के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सिंध के मैदान तक दिल्ली के किनारे जो दिल्ली का जो दक्षिणी पश्चिमी छोर है से लेकर सिंध के मैदानों तक मरुस्थल है वो विकसित है। इस मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से लेकर सिंध के मैदान तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी और चौड़ी एक पट्टी के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र में एक प्रकार से जीवन यापन के अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत ही दुर्गम और भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ है और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां न होने तथा भौगोलिक विषमताओं के कारण ही इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वे अत्यंत ही मेहनती, परिश्रमी, साहसी और जीवटता के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ न वनस्पति है, न जल के पेयजल के लिए, न ही पीने के लिए जो पेयजल है वो उपलब्ध है। वनस्पति भी नहीं पाई जाती, केवल जो मृदुभिद वनस्पति है वो पाई जाती है और ऊंचे ऊंचे बालू का स्तूप स्थित है। न केवल रहने की दृष्टि से बल्कि एक प्रकार से इस थार के मरुस्थल को पार करना भी अत्यंत ही दुर्गम है, दुष्कर कार्य है। इस थार के महान मरुस्थल ने सिंध के मैदानों और भारत की जो मुख्य भूमि है उसके मध्य एक प्रकार से प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य किया है। जब पश्चिमोत्तर से आक्रमणकारियों ने भारत पर वो आक्रमण किए तो पश्चिमोत्तर से जो इन जो पर्वत श्रृंखला है उन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से आने वाले जो तंग रास्ते, जो दर्रे हैं, वो इसी
मरुस्थल के है वो एक किनारे पर खुलते हैं और उन दुर्गम तंग रास्तों यानी दर्रों को पार करने के पश्चात जो पश्चिमी दिशा से आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों ने इसे थार मरुस्थल की भौगोलिक और दुष्कर परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए इसके सहारे सहारे भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश किया। यही कारण है कि पश्चिमोत्तर से होने वाले जो अधिकांश आक्रमण है वो इसी चौड़ी पट्टी के किनारे सहारे सहारे आगे बढ़कर ही हुए और जितने भी भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़े गए वो इसी थार मरुस्थल के उत्तरी छोर पर जो मैदानी पट्टी है उस मैदानी पट्टी पर लड़े गए, चाहे वो तराइन का युद्ध हो चाहे वो पानीपत का युद्ध हो। एक प्रकार से इस थार के मरुस्थल ने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर में सिंध के मैदानों पर आक्रमण करने के कारण सिंध के मैदानी भाग पर जब आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किया गया तो इस थार के मरुस्थल ने उत्तर भारत की सम्मिलित शक्ति को उनके विरुद्ध सम्मिलित होने से प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य किया। यानी एक प्रकार से सिंध के मैदानी भागों के जो शासक थे उनको इस थार के मरुस्थल के कारण ही उत्तर भारतीय शासकों की वो कभी भी समय पर सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल में सर्वप्रथम जब अरबों के आक्रमण हुए सिंध पर तो सिंध के शासकों को भारत की मुख्य भूमि पर स्थित शक्तिशाली शासकों का सैन्य सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये थार का मरुस्थल या ये प्राकृतिक बाधा ही थी। इस थार के मरुस्थल की दुर्गम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही इस क्षेत्र में कभी भी एकीकृत राज्य स्थापित नहीं हो पाया। यहाँ आवागमन के मार्ग जो थे वो एक प्रकार से अस्थायी थे। धूल भरी आंधियां चलने पर है वो मार्ग का पता नहीं चलता था। इस क्षेत्र में अधिकांशतः छोटे छोटे जो राज्य क्षेत्र है वही स्थापित हुए और इस क्षेत्र में एक प्रकार से इस क्षेत्र के एक प्रकार से अनुपजाऊ और दुर्गम होने के कारण ही ये छोटे छोटे राज्य भी एक प्रकार से आपस में ही संघर्ष करते रहे और इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही कभी भी भारत की जो केंद्रीय शक्ति है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण भी इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां ही थी। तो इस प्रकार थार के मरुस्थल ने भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को है वो बहुत ही गहनतम रूप से प्रभावित किया है। अगले वीडियो में हम मध्य भारत में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और उस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया है इसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।